जब सौरभ और शर्मिला भुवन डांगा स्टेशन पर उतरे तो रात का अंधेरा घिर आया था। अजी, ये किस अनजाने गांव में ले आए हो? यहाँ तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा, कोई दुकान तक नहीं है। अब तबादला यहीं हुआ है तो क्या किया जा सकता है? यहाँ से क्वार्टर तक कैसे जाएंगे? सुना था स्टेशन के बाहर रिक्शा मिल जाता है, सरकारी क्वार्टर बोलने पर पहुंचा देगा। हमारा सामान भी तो थोड़ा ही है और सुना है क्वार्टर सजा सजाया ही मिलता है, जो भी आता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जल्दी चलो, आसमान का हाल देखा है, लगता है जल्दी ही बारिश आएगी। हाँ चलो, अब देर करना ठीक नहीं होगा। सौरभ और शर्मिला झटपट स्टेशन के बाहर आ गए। देखा कि सिर्फ एक रिक्शा खड़ा है, शायद इसी ट्रेन के इंतजार में। रिक्शा चालक खुद ही सौरभ और शर्मिला की ओर बढ़ाया। साहब, कहाँ जाएंगे? सरकारी क्वार्टर जाना है, ले चलोगे? क्यों नहीं ले जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आ जाइए। आज वैसे भी कुछ खास कमाई नहीं हुई, इसी भी ऐसी बारिश वाली रात में भी खड़ा था। सौरभ और शर्मिला ने समय बर्बाद न करते हुए रिक्शे में बैठ गए। खाली सड़क पर रिक्शा चालक आगे बढ़ने लगा। साहब, आप लोग यहाँ नए लग रहे हैं? आज ही यहाँ आए हैं। कोलकाता से मेरा तबादला हुआ है। आप शहर के लोग हैं, यहाँ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा। भैया, यहाँ से क्वार्टर कितनी दूर है? आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ये तो काफी दूर है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता तो है, लेकिन क्या? तो उसी रास्ते से चलो ना, दिन भर की थकान से अब और अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दीदी जी, वो तो कब्रिस्तान का रास्ता है। कब्रिस्तान का रास्ता है तो क्या हुआ, तुम उसी रास्ते से चलो। गांव में आने जाने के लिए वो कब्रिस्तान के पास से शॉर्टकट रास्ता तो है, पर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो कोई उस रास्ते पर पैर नहीं रखना चाहता। तुम खुद तो नहीं जा रहे हो, हम कह रहे हैं इसलिए ले जा रहे हो। उसी रास्ते से हमें क्वार्टर पहुंचा दो, चलो। अच्छा, आप लोगों के बैग में मछली मांस का कुछ जूठा तो नहीं है? जूठे के साथ कब्रिस्तान के पास से जाने का क्या लेना देना है? दीदी जी, आप शहर की हैं, इसलिए शायद विश्वास ना करें, फिर भी बता रहा हूं। उस कब्रिस्तान में एक डायन रहती है। मछली मांस की गंध पाते ही वो उनके पीछे लग जाती है और उनके घर पहुंच जाती है, और उसके बाद नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। डायन रहती है, पीछा करती है, ऐसा भी होता है क्या? होता है साहब, सब होता है। तुम उसी कब्रिस्तान के पास से चलो। रिक्शा चालक डर और आशंका के साथ कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते पर चल पड़ा। बाईं ओर मुड़ते ही सौरभ और शर्मिला की नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। कब्रिस्तान काफी पुराना सा लग रहा था। दूर से ही कब्रों की कतारें दिखाई दे रही थीं। वो जो कब्रिस्तान के पास बरगद का पेड़ देख रहे हैं, वहीं वो रहती है। वो इस रास्ते पर उसका नाम न ले और उस तरफ ज्यादा न देखे। अगर उसकी नजर एक बार पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उस डायन की नजर? मत बोलिए ये सब। ठीक उसी समय कब्रिस्तान के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, बहुत ही कम समय के लिए, और एक हंसी की आवाज सुनाई दी। बरगद के पेड़ की सबसे ऊपरी डाली हिलती हुई सी लगी। कहा था ना, नाम मत लीजिए। क्या जरूरत है सौरभ, जब वो कह रहा है तो रहने दो। वो तो बारिश आने वाली है इसलिए हवा चल रही है। सब बकवास बातें। रिक्शा चालक ने और तेजी से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सौरभ और शर्मिला क्वार्टर के गेट पर पहुंच गए। रिक्शा चालक ने बिना कोई और बात किए पैसे लिए और झटपट चला गया।
सौरभ और शर्मिला क्वार्टर के अंदर गए। आप लोग आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। भाई साहब, आप? मैं रतन इस क्वार्टर में खाना बनाने का काम करता हूं। ओह, अच्छा अच्छा। आइए, अंदर आइए। इसके बाद रतन के काम, उसके घर और क्वार्टर में कौन कौन रहता है, इन सब बातों की जानकारी लेते लेते सौरभ और शर्मिला अपने कमरे में पहुंचे। तो इस क्वार्टर में अभी और कोई नहीं है? अब सिर्फ हम ही रहेंगे? हाँ, कह सकते हैं। रतन भैया, तो तुम यहाँ रात में नहीं रहते? नहीं साहब, जब भी इस क्वार्टर में कोई आता है तो मैं उनके लिए खाना बनाकर रात 9 बजे तक घर चला जाता हूँ। रतन भैया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। दोपहर में ही खाया था, खासकर कतला मछली तो बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छा रतन भैया, यहाँ से बाजार कितनी दूर है? तो मैं भी बाजार से सामान ला सकता हूँ? ज्यादा दूर नहीं है, आपके ऑफिस से थोड़ी ही दूर है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ही बाजार से ले आऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन जानते हो रतन भैया, मुझे भी बाजार करना, खासकर अपने हाथ से मछली खरीदना बहुत पसंद है। हाँ, छुट्टी के दिन या ऑफिस से लौटते समय खरीद ही सकते हैं। लेकिन क्या? आप लोग यहाँ नए हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से कोई मांसाहारी चीज, खासकर मछली लेकर मत आइएगा, क्योंकि वहां एक डायन रहती है। मांसाहारी चीजों की गंध पाते ही वो उसका पीछा करती है और मछली उसे बहुत पसंद है। और अगर डायन पीछे लग गई तो। सौरभ और शर्मिला एक दूसरे की तरफ देखकर कोई जवाब नहीं देते। रिक्शा वाले से भी उन्होंने यही बात सुनी थी, लेकिन वे समझ गए कि इस गांव के लोग डायन पर बहुत विश्वास करते हैं। सौरभ और शर्मिला धीरे धीरे उस जगह और भुवन डांगा में ढलने लगे। सौरभ सामान्य रूप से अपने काम पर जाने लगा और एक तरह से उस डायन वाली बात को भूल ही गया। कुछ दिनों बाद सौरभ ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसका फोन बजा। हाँ शर्मिला, बोलो। बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। सुनो, एक दिक्कत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे बाबा, नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। दूसरी समस्या है। कुछ देर पहले रतन भैया के घर से फोन आया था। उनकी बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, इसलिए वे अस्पताल चले गए हैं। खाना बनाने का भी समय नहीं मिला। ऐसे में मैंने ही कहा कि जल्दी चले जाओ। इसमें समस्या क्या है? ये तो अच्छी खबर है कि रतन भैया के पोता या पोती होगी और हम मिठाई खाएंगे। खुशी की खबर तो है, लेकिन समस्या ये है कि रतन भैया आज खाना बनाकर नहीं जा सके। घर में ज्यादा कुछ था भी नहीं और रतन भैया ने मुझे पहले से कुछ बताया भी नहीं था। सोचा था आज शाम को आकर बाजार से सामान लाकर खाना बनाएंगे। मैं भी जो खाना बनाऊं उसका भी कोई उपाय नहीं है। मैं तो बाजार का रास्ता भी नहीं जानती। तुम कोई चिंता मत करो, मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूर बाजार है, मैं बाजार से सब कुछ लेकर आऊंगा। अच्छा, यही ठीक रहेगा। जल्दी आना, देर मत करना। आसमान का हाल भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सौरभ ऑफिस से निकलकर बाजार पहुंचा। सारी खरीदारी करने के बाद वो मछली की दुकान पर आया और एक बड़ी सी रोहू मछली खरीद ली। बहुत सारा बाजार कर लिया, अब इस मछली को ऐसे ही हाथ में लटकाकर घर लौटना होगा। चलो, शर्मिला ये देखकर बहुत खुश होगी। अरे टिप टिप करके तो बारिश भी शुरू हो गई है। ये सब लेकर लंबे रास्ते से गया तो पूरा भीग जाऊंगा, और सब भीग गया तो मुसीबत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से चला जाऊं। सौरभ ने और कुछ न सोचते हुए कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते से चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता हमेशा इतना सुनसान क्यों रहता है, समझ नहीं आता। कितनी बार दिन में भी गया हूँ, उन पेड़ों से एक पक्षी की आवाज तक नहीं आती। अजीब बात है। ताजी मछली हाथ में लटक रही थी और मछली से एक अजीब सी गंध हवा में फैल रही थी। कब्रिस्तान के पास बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरते समय मछली के मुंह से थोड़ा सा खून जमीन पर गिरा।
एक काली छाया बरगद के पेड़ से नीचे उतरी और सर से अपनी लंबी लपलपाती काली फटी हुई जीभ से उस खून को चाट लिया। एक आवाज आई। सौरभ आवाज सुनकर वहीं रुक गया। पीछे मुड़कर एक बार देखा, कोई कहीं नहीं था। आवाज कैसी थी? अब सौरभ का ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के पास खड़े होकर शरीर सिहर उठा। सौरभ एक पल भी ना रुकते हुए तेजी से चलने लगा। उसे बार बार लग रहा था कि कोई ठीक उसके पीछे है। एक ठंडी सांस और दबी हुई गर्जना की आवाज और फुसफुसाहट का एहसास हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि पीछे मुड़ते ही कुछ भयानक दिखेगा। हिम्मत जुटाकर लगभग दौड़ते हुए बाकी का रास्ता पार करके वो क्वार्टर पहुंचा। दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा सौरभ। आ रही हूँ बाबा, रुको। ऐसे दरवाजा खटखटा रहे हो जैसे न जाने क्या देख लिया हो। अरे तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस बारिश शुरू हो गई थी इसीलिए जल्दी आ गया। सौरभ घर में घुसते ही दरवाजा बंद करने जा रहा था कि उसे स्पष्ट रूप से दिखा कि अंधेरे में कोई हिला। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इतनी बड़ी रोहू मछली लायो, कटवा कर क्यों नहीं लाए? बाकी मछलियाँ तो कटवा कर लायो। साबुत मछली हाथ में लाने का मजा ही कुछ और है। तुम कोई और कटी हुई मछली बना लो, कल तो छुट्टी है, मैं सुबह रोहू मछली काट दूंगा। अच्छा ठीक है। रात को खा पी के सौरभ और शर्मिला सो गए थे। अचानक आधी रात को रसोई से आती आवाज से शर्मिला की नींद खुल गई। इतनी रात को रसोई में कैसी आवाज हो रही है? रसोई का दरवाजा खिड़की तो अच्छे से बंद करके आई थी, बिल्ली तो घुस नहीं सकती। शर्मिला बिस्तर से उतरकर एक एक कदम बढ़ाते हुए रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई का दरवाजा तो बंद है तो आवाज कैसी? शर्मिला ने दरवाजे की कुंडी खोली और रसोई के अंदर झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के बाईं ओर हाथ बढ़ाकर उसने कमरे की बत्ती जलाई और देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला है और फ्रिज के पास से कुछ फाड़ कर खाने की आवाज आ रही है, लेकिन ठीक से दिख नहीं रहा कि कौन है। फ्रिज के उस पार कोई हो तो जब तक सामने ना जाओ तब तक दिखाई नहीं देता। दरवाजा खिड़की बंद है तो घुसा कौन? शर्मिला काफी डर और उत्सुकता के साथ फ्रिज के उस पार बढ़ी। जाकर देखा कि उल्टी दिशा में मुंह करके कुछ देर पहले सौरभ की लाई हुई रोहू मछली को कोई गच्चा ही फाड़ फाड़ कर खा रहा है। पास में मछली का पूरा कांटा और सिर पड़ा है। जो बैठा है उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन लंबे काले सांप जैसे बाल जमीन पर लौट रहे हैं। शरीर पर जगह जगह से चमड़ी उतरी हुई है, ठीक सांप के केंचुली की तरह। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक मन से मछली खाए जा रहा है। कौन हो तुम? इस घर में कैसे घुसी? निकल जाओ कह रही हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शर्मिला ने अपना हाथ बढ़ाकर सामने बैठे हुए के शरीर पर रखा ही था कि उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो मुड़ा वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा भयानक था, खून से लथपथ होकर और भी डरावना हो गया था। ये देखकर शर्मिला पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन दूसरी तरफ शर्मिला की ऐसी मौत की चीख सुनकर सौरभ हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। ये तो शर्मिला की आवाज थी। अरे वो तो बिस्तर पर नहीं है, गई कहाँ? सौरभ बिस्तर से उतरकर कमरे के बाहर देखा तो रसोई का दरवाजा खुला था और वहां बत्ती जल रही थी। शर्मिला, तुम रसोई में हो, ऐसे क्यों चिल्लाई? ये कहते कहते वो रसोई में घुसा और उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा। ऐसा अकल्पनीय दृश्य देखकर सौरभ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला।
डायन